हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इम्यूनोलॉजी का, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको आज जितना इजी हो सकता था उतना मैंने आज आपका बनाया है इस पीपीटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, मतलब एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छे से करने में हेल्प करते हैं। कौन? आपके कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन्स। तो ये जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, आपके दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, आपको पता है, एक होता है आपका इननेट, एक होता है आपका एक्वायर्ड। तो इन दोनों को जो लिंक करता है वो भी आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं आपके C1 से लेके C9 तक होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ये सारे प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि C1 से लेके C9 तक सारे प्रोटीन अलग अलग जगह पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता है कि लिवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह पर सिंथेसाइज होते हैं। इसके अंदर आपका जो C1 होता है वो सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइनल सेल के अंदर, C2 एंड C4 आते हैं मैक्रोफेजेस से, C3 C6 C9 आते हैं लिवर से, C5 C8 आते हैं स्प्लीन से। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि C1 आई इंटेस्टिनल सेल की तरह आई से याद कर सकते हैं, 2 एंड 4 को आप याद कर सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2, और 3 6 9 एज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड स्प्लीन वाले को आपको याद करना पड़ेगा, जो बचे हो गए वो स्प्लीन के हो गए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोटीन क्या करते हैं? कैस्केड फॉलो करते हैं। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड होता है जब एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, वो तीसरे को करता है। ये सीक्वेंस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। C4 को एक्टिवेट करेगा, वो C5 को एक्टिवेट करेगा। तो एक प्रोटीन जब दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और पुराना वाला प्रोटीन एक्ट करता है एज एंजाइम, ठीक है। पुराना वाला प्रोटीन किसकी तरह काम करता है? एज एंजाइम फॉर अनदर प्रोटीन। तो इसको बोला जाता है कैस्केड पाथवे, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्टिवेट करती है, ओके। तो बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो भी कैस्केड पाथवे होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो है 3 टाइप के कॉम्प्लीमेंट के पाथवे होते हैं। तो 3 टाइप के कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं? एक होता है क्लासिक, एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है मैनन लैक्टिन बाइंडिंग। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं वो क्लासिकल एंड ऑल्टरनेट होते हैं, और जो मैनन एंड लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट मैंने तीनों के तीनों एक पीपीटी के अंदर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। या आपको दिख रहा होगा कि क्लासिकल पाथवे यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ ऑल्टरनेट पाथवे लिखा है, एंड यहाँ मैनन लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे लिखा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे और मैनन लैक्टिन पाथवे की स्टार्टिंग में मैंने लिखा है कि एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड। तो इन तीनों पाथवे को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कौन सा पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है। जो आपका क्लासिकल पाथवे होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है, जिसका नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तब ये होगा, तब ये पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। हम फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बैक्टीरिया था जिसके ऊपर आपके एंटीजन थे, एंटीजन के ऊपर आकर एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। तो ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये इनिशिएट करता है आपके क्लासिकल पाथवे को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका क्लासिकल पाथवे का स्टार्टिंग होता है। अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है C1 C4 C2 C3 C5 C6 C7 C8 और C9, ठीक है। ये क्या है? ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में प्रोटीन्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कैस्केड होता है भी, ठीक है। कैस्केड होता है आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो जिस सीक्वेंस में आते हैं वही आपको याद रखना है कि क्लासिकल के अंदर सीक्वेंस ये होता है, ऑल्टरनेट के अंदर सीक्वेंस ये होता है, एंड मैनन लैक्टिन बाइंडिंग के अंदर सीक्वेंस ये होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है, आपका जो C1 होता है वो सबसे पहले आता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है? आपका C1। तो यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया होता है और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स जैसी बनता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? C1 आके जुड़ जाता है। तो C1 क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। जब भी कोई प्रोटीन एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट का, वो 2 पार्ट में टूट जाता है, A एंड B के अंदर, ठीक है। तो A वाला पार्ट जो होता है वो चला जाता है वहाँ से, एंड B वाला वहीं रह जाता है, मतलब बाइंड कर जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बेबी के सर पर एक एप्पल रखा था, एंड बेबी ने उस एप्पल को हेड को टिल्ट करा, वो एप्पल नीचे गिर गया। तो A फॉर एप्पल मतलब A गिर गया, और B क्या? बेबी, B फॉर बेबी वहीं रह गया। तो C1 वाला ब्रेक होता है C1 A के अंदर और C1 B के अंदर, ठीक है। तो A वाला चला जाएगा, C1 B रह जाएगा वहीं, ठीक है। तो C1 B क्या करेगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये होता है आपका C1 B, ठीक है। तो C1 B क्या करता है? एक्टिवेट करता है C4 को। तो C4 टूट जाएगा किसके अंदर? C4 A और C4 B। इसके अंदर क्या होता है? आपका C4 B रह जाता है, C4 A चला जाता है। तो C4 B क्या करता है? दूसरे को एक्टिवेट करता है। दूसरा आता है आपका C2 टूटता है C2 B में और C2 A में। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि मोस्टली हम देख रहे थे कि A वाला पार्ट चला जाता था, ठीक है।
ए वाला पार्ट चला जाता था, बट यहाँ पर क्या होता है, बी वाला पार्ट चला जाता है, ए वाला पार्ट बाइंड कर जाता है, तो C2A रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का B था, 2 का A था। अब नॉर्मल सीक्वेंस है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो यहाँ पर आता है C3B, C5B, C6B, इसके बाद सारा आता चला जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर ए को छोड़कर सारे के सारे क्या है आपके बी हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, बाइंड मतलब एक्टिव वाली फॉर्म के अंदर हैं। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे समझनी रह गई है, वो ये है कि जब आपका C3 आता है तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है आपका C4 और C2A, C4B एंड C2A, C2A, इसको बोला जाता है C3 कन्वर्टेज। इसके ऊपर ऐसे करके बार लगाया जाता है, बार मतलब होता है ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा, ये एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, इसको बोला जाता है C3 कन्वर्टेज। ओके, अब जब आपका C5 आता है तो यहाँ पर कुछ और होते हैं जो काम करते हैं एज एंजाइम, वो होता है आपका ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये होता है C5 कन्वर्टेज। तो C5 कन्वर्टेज अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आंसर होगा C4B, C2A एंड C3V। काफ़ी इजी है, ठीक है। इसके ऊपर भी ऊपर करके बार लगाया जाता है पूरा। ये क्या हो गया आपका C5 कन्वर्टेज। ओके, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो हो क्या रहा है यहाँ पर क्लासिकल पाथवे के अंदर, एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या बनता था, कॉम्प्लेक्स बनता था, जिसके बाद C1 एक्टिवेट होकर आता था C1B, उसके बाद 4B, उसके बाद C2A, उसके बाद ये आता चला जाता था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं 5 to 9, इनको बोला जाता है टर्मिनल प्रोटीन्स, टर्मिनल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको बोला जाता है मैक कॉम्प्लेक्स या फिर मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, MAC, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर अपने आप को फंसा देता है, अपने आप को इंसर्ट करता है, एंड यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देता है सेल वॉल के अंदर, जिससे कि ऑस्मोसिस होता है और सेल की डेथ हो जाती है। ऑस्मोसिस होता है और सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये काम क्या होता है आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का। तो क्लासिकल पाथवे का मेन काम क्या हो रहा था, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो C5 से लेके C9 तक को हम क्या बोलते हैं, MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अल्टरनेट पाथवे के ऊपर, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्टिवेट कौन करता है। यहाँ पर आपका एक्टिवेशन कर रहा था एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सरफेस प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि बेसिकली बैक्टीरिया के सरफेस पे हमेशा रहते ही हैं, वो इस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर सबसे पहले C3 आता है, तो C3 आता है और C3 एक्टिवेट हो जाता है तो बन जाता है C3B। इसके बाद जो एक आपका प्रोटीन है बिल्कुल अलग सा B, हम अब तक CC पढ़ रहे थे, यहाँ पर होता है B, ये आपको याद रखना है। तो B तब आता है एक्टिवेट होकर, उसको बोला जाता है B, और स्मॉल b मतलब एक्टिवेटेड, और एक BA होता है जो चला जाता है, ठीक है, स्मॉल b आ गया। इसके बाद फिर से C3 आता है, लेकिन इस C3 को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। अब आप मेरे को खुद बताएंगे उस एंजाइम का नाम क्या होगा, C3 कन्वर्टेज होगा ना। तो C3 कन्वर्टेज क्या होना चाहिए, C3 कन्वर्टेज ये होना चाहिए ना, इसका मतलब C3 कन्वर्टेज ये होना चाहिए। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, ये आगे जाके क्या करता है, C3 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। मतलब यहाँ पर C1 आ गया, सॉरी C3 आ गया, उसके बाद B आ गया, उसके बाद यहाँ पर अगला C3 आ जाता है। उसके बाद सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 1 के बाद 9, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है अपनी, बस चेंज क्या आ रहा है कि इनिशिएट कौन कर रहा था। यहाँ पर इनिशिएट कौन करता था, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर इनिशिएट करते थे सरफेस प्रोटीन एंड एंडोटॉक्सिन्स। और यहाँ पर जो है पाथवे स्टार्ट होता था C1 से, यहाँ पर पाथवे स्टार्ट होता था C3 से। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, डिफरेंस समझ आ जाएगा तो टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ाया यहाँ पर। अगला पाथवे, लास्ट पाथवे आपका मैनन लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे, मैनन लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे। पहले इसका वर्ड समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैनन एक प्रोटीन होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, लैक्टिन एक प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमंस के ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आता है तो ये बाइंड करता है मैनन और लैक्टिन से, और फिर ये पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है। इस पाथवे के एक्टिवेशन से पहले क्या होता है, कुछ प्रोटीएजेस एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीएजेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किनका, प्रोटीन का। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, इस मतलब फ्लो चार्ट के अंदर, छोटा सा फ्लो चार्ट जो बनाया है। तब मैनन और लैक्टिन बाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीएजेस, इसको बड़ा कर लेते हैं, प्रोटीएजेस क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। प्रोटीएजेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीएज क्या करते हैं,
किसी भी प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे C4 को तोड़ते हैं वो लोग किसके अंदर, C4A के अंदर और C4B के अंदर। तो C4A क्या करेगा, चला जाएगा, C4B रह जाएगा। अब C4B क्या करता है, C2 को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, C2A। सही है, क्योंकि यहाँ पे C2B आप बोलने वाले थे, लेकिन ये नहीं बोलना है आपको, यहाँ पर भी C2A रहेगा, यहाँ पर B नहीं होता। तो 2 के केस में हमेशा A रहता है, ठीक है, ये याद रखना है, जो जुड़ता है, और B जो होता है चला जाता है वहाँ से, ये एक्सेप्शन था। उसके बाद क्या होएगा आपका, C4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये सारा का सारा पाथवे सेम होता है बाकी का क्लासिकल पाथवे की तरह, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो कॉमन चीज़ है और जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं कि क्या चीज़ कॉमन थी, क्या चीज़ डिफरेंस मतलब क्रिएट करती थी इन पाथवे के अंदर। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करता था कॉम्प्लेक्स, ऑल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट कौन करता था, आपका सरफेस प्रोटीन एंड एंडोटॉक्सिन्स। यहाँ पर एक्टिवेट करते थे मैनन एंड लेक्टिन के इंटीग्रेशन से, प्रोटीएसिस जो एक्टिवेट होते थे वो इस पाथवे को एक्टिवेट करते थे, ओके। यहाँ पर आपका स्टार्ट होता था C1 से, C4, C2, C3। यहाँ पर स्टार्ट करता था सीधा C3 से, उसके बाद B, फिर से C3। ये देखो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई टॉपिक, इसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास, आपको याद करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा ये। यहाँ पर स्टार्ट होता था C4 से, फिर C2, C3, मतलब ये वाला स्टेप हटा दो, उसके बाद जो है सेम स्टेप होता है सारा का सारा, ओके। ये आपका मैनन लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे हो गया। अब इन तीनों के अंदर अलग जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी और एंटीजन से होता है ना। तो एक बार सोच के बताना कि एंटीबॉडी पहले बनती है या फिर ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस पहले से रहते हैं, टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस पहले से रहते हैं या फिर एंटीबॉडी बनती है पहले। तो एंटीबॉडी बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जैसे कोई बैक्टीरिया घुसता है तो एकदम से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। इसलिए क्लासिकल पाथवे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बोला जाता। आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता है अल्टरनेट पाथवे एंड मैनन लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे, क्योंकि ये हमेशा बैक्टीरिया के सरफेस एंटीजन की वजह से एक्टिवेट होते हैं, मैनन की वजह से, सरफेस प्रोटीन और एंडोटॉक्सिन की वजह से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अल्टरनेट पाथवे एंड मैनन लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ऑल्टरनेट और क्लासिक का जो दूसरा डिफरेंस था वो ये था कि क्लासिक के अंदर C3 कन्वर्टेज अलग था, C5 कन्वर्टेज अलग था एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेट पाथवे। इनका C3 और C5 कन्वर्टेज अलग था। जैसे कि अगर मैं क्लासिकल की बात करूं तो इनका C3 कन्वर्टेज ये था, यहाँ पर C3 कन्वर्टेज ये है, यहाँ पर C5 कन्वर्टेज ये है और यहाँ पर C5 कन्वर्टेज ये है, ठीक है। ये आप तब याद कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा बनाने के लिए और आपको याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर, इसके रेगुलेटर्स एंड क्लिनिकल सिंड्रोम्स। देखो यार, हर पाथवे के रेगुलेशंस होते हैं। हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है सिस्टम, वो हर चीज़ का रेगुलेशन करके रखता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो जाए बॉडी के अंदर एंड कोई भी चीज़ कम ना रहे। तो ऐसे ही जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या होता है, रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर, जिसके लिए कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं एंड 4 मैंने यहाँ पे डिसीज लिखे हैं, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद हम क्लिनिकल सिंड्रोम पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपका डेफ प्रोटीन। डेफ प्रोटीन की फुल फॉर्म क्या होती है, डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर। देखो होता क्या है ना, डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। डिके कराता है किसको, एक्सीलरेटिंग फैक्टर को। एक्सीलरेटिंग फैक्टर मतलब एंजाइम। एक एंजाइम है जिसको ये क्या करा रहा है, डिके करा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन करा रहा है, मतलब इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। कौन करता है इनएक्टिवेट, डेफ प्रोटीन। तो डेफ प्रोटीन क्या होता है, नॉर्मली हमारी आरबीसी के सरफेस पे लगा रहता है। ये हो गया आपका डेफ प्रोटीन, ये हो गया आपका डेफ प्रोटीन। तो डेफ प्रोटीन क्या करता है, C3 कन्वर्टेज को इनएक्टिवेट करता है। तो डेफ प्रोटीन C3 कन्वर्टेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से आपका कॉम्प्लीमेंट आगे नहीं बढ़ पाता। कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। ये क्या हो गया आपका फिजियोलॉजी हो गई, मतलब ये नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर होता है। अब क्या होता है, आपकी जो डेफ की डेफिशिएंसी हो जाती है एक डिसीज के अंदर, डेफ की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है एक डिसीज के अंदर। फिर उससे क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपके आरबीसी पर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आरबीसी पे एक्टिवेट हो जाता है और मैक कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं, जो कि आरबीसी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, और इसका क्या करा देते हैं, हीमोलिसिस। क्या हो जाता है, हीमोलिसिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है वो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, वो है आपका पैरोक्सिसोमल नॉकटर्नल, पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा मैंने, इसका नाम था हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। इस बीमारी का नाम है पैरोक्सिसोमल नॉकटर्नल
हीमोग्लोबिन यूरिया। पैरोक्सिस्मल मतलब होता है तुरंत, सडनली, अचानक से। नॉक्टर्नल मतलब रात को। हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकलकर कहाँ गया, सीरम के अंदर आ गया, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर आ गया आरबीसी से निकलकर हीमोग्लोबिन। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए डीएएफ या फिर डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर की। तो डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर अगर डेफिशिएंट होता है तो क्या हो जाएगा, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अगला आपका C1 एस्ट्रेज इनिबिटर। इसका नाम जैसे बता रहा है C1 एस्ट्रेज इनिबिटर, मतलब ये क्या करता है, C1 को इनिबिट करता है। C1 एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, इनिबिट करता है C1 को, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्टिव हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा। और ये बीमारी देखी जाती है एंजियोन्यूरोटिक एडीमा के अंदर। जब आपका C1 एस्ट्रेज इनिबिटर की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है आपका एंजियोन्यूरोटिक एडीमा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका प्रोपर्डिन। प्रोपर्डिन क्या होता है, वो पॉजिटिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा। पॉजिटिव रेगुलेटर होता है कि अगर इसकी प्रेजेंस होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट को बढ़ाएगा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर इसका। ये कैसे होता है, वो ऐसा होता है कि जब आपका C3b होता है, इसको ये बी के छोटे बी के साथ क्या करता है, स्टेबलाइज कराता है। तो जो प्रोपर्टिन होता है इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। अब आप खुद बताना सोचकर कि अगर प्रोपर्टिन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड रहेगा या टूट जाएगा। बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, लंबे टाइम तक एक्टिवेट रहेगा। तो ये करता है पॉजिटिव रेगुलेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। अगला बचा आपका और लास्ट बचा आपका H&I फैक्टर। H का मतलब होता है होल्ड, I को आप याद कर सकते हैं एज इनिबिट। तो क्या होता है, H&I भी नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का। तो जो आपका सेम अभी C3b प्रोटीन था उसको आपका H वाला पार्ट होल्ड करता है, H वाला पार्ट होल्ड करता है, एंड I वाला पार्ट उसको क्लीव करता है, उसको काट देता है I वाला पार्ट, इनिबिट कर देता है। तो क्या होगा, C3 क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो C3b जब टूट जाएगा तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रुक जाएगा। तो ये होता है H&I का काम। तो ये आपको समझ आ गया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा और एक निसेरिया का इन्फेक्शन बताना रह गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि निसेरिया का इन्फेक्शन कैसे बढ़ जाता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। तो एक है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की खास बात होती है कि इसके ऊपर काफ़ी थिक होती है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, और दूसरे हाथ पर जो आपका दूसरी साइड है आपका ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर आपकी सेल वॉल क्या होती है, बहुत पतली होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, बट इसके बाहर एक लेयर होती है लिपिड की, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लाइपोपॉलीसेक्राइड लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एलपी मेम्ब्रेन होती है। ग्राम नेगेटिव की बात यहाँ चल रही है और यहाँ पॉजिटिव की, ठीक है। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर फंसाना ईजी होता है या इसके अंदर फंसाना ईजी होता है, अब आप खुद सोचिए और बताइए मेरे को। तो इसके अंदर फंसाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है और दूसरा है ये लिपिड की बनी है, और लिपिड की क्या होती है, फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। लिपिड के पास क्या होता है, फ्लूइडी नेचर होता है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स आराम से इंसर्ट हो जाता है इस वाले बैक्टीरिया के अंदर, और यहाँ पर जो थिकनेस होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की वो भी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वहाँ पर MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को इंसर्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो आराम से मार लेते हैं किसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। सो दे आर लाइक किलिंग योर ग्राम नेगेटिव। अब सोच के बताइए, अगर कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो नेगेटिव ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नेगेटिव को मारते थे, पॉजिटिव पे तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पॉजिटिव को तो मारने के लिए और भी बहुत सारे सिस्टम होंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव को कौन मारता था, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मैक कॉम्प्लेक्स। अब मैक की डेफिशिएंसी हो गई मतलब आपका निसेरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब आपका ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। निसेरिया क्या होता है आपका, नाइसीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो काफ़ी लाइंस लिखी रहती हैं बुक के अंदर कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी के अंदर निसेरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर आराम से मैक कॉम्प्लेक्स फंसता था, लेकिन अब मैक कॉम्प्लेक्स बना नहीं, जिस वजह से निसेरिया की क्या हो गई, ओवर ग्रोथ हो गई एंड इन्फेक्शन बढ़ गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्लिनिकल सिंड्रोम एंड रेगुलेटर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंड ऑलमोस्ट मोर देन इनफ हमने पढ़ लिया है इसके अंदर, और आप बुक से पढ़ सकते हैं आपको अगर डिटेल पढ़नी है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।